इनकम टैक्स लॉ को समझने के लिए 5 चीज़ें आपने याद रखनी है। ऑर्डिनेंस क्या चीज़ है, इनकम टैक्स रूल्स क्या हैं, फाइनेंस एक्ट क्या है, इसके बाद सर्कुलर लेटर नोटिफिकेशन या एसआरओ क्या चीज़ है और कौन कौन सी लीगल कोड टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस में हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। इनकम टैक्स के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। इसी तरीके से हमने स्टेज टैक्स को स्टडी किया। क्विक अंडरस्टैंडिंग के नाम पे सेल टैक्स का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक्स और एडवांस लेवल की चीज़ें डिस्कस की थी। इसी तरीके से अभी इनकम टैक्स को हम स्टडी करने लगे हैं कि जो अंडर द लॉ इनकम टैक्स की डिफरेंट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, ऑर्डिनेंस हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही होती हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये इनकम टैक्स से मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 5 चीज़ें मैंने डिफरेंट लिखी हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है ये कंपोनेंट ऑफ लॉ है, मतलब सारी जो चीज़ें हैं ये लॉ का कंपोनेंट है। कैसे कंपोनेंट है, जैसे आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो उनके 5 कंपोनेंट होते हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ के भी कुछ कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट क्या होता है कि किस तरीके से जो लॉ है वो अपनी जो डायरेक्शन है परफॉर्म कर रहा होता है। तो सबसे पहले आता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ये 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसके अंदर तकरीबन 242 जो डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल हैं। उस सेक्शंस के आगे सब सेक्शन भी अवेलेबल है। मतलब ये है कि सेक्शन 1 है तो सब सेक्शन 1 भी हो सकता है। उसके बाद सब क्लॉजेज भी अवेलेबल हैं और इसी तरीके से सम क्लॉजेज भी अवेलेबल हैं हर क्लॉज के आगे। तो ये इनकम टैक्स क्या करता है कि जो ऑर्डिनेंस है वो हमें बताता है कि आपने टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है, आपके लिए कौन सी एग्जम्पशंस अवेलेबल हैं, क्या रेट्स हैं, किस तरीके से आपने विथहोल्डिंग करनी है और आपके लिए अवेलेबल है और आपके लिए क्या कंसेशंस अवेलेबल है। तो डिफरेंट तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑर्डिनेंस हमें बताता है। ऑर्डिनेंस के अंदर ब्रीफली चीज़ें लिखी जाती हैं और उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। जो इनकम टैक्स रूल्स हैं उनके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। अब नॉर्मली रूल्स क्या करता है कि हमें बताता है कि जी आपने टैक्स रिटर्न जो है वो किस तरीके से फाइल करनी है और नहीं करते तो इसके ऊपर क्या पेनल्टीज हो सकती हैं। यहाँ पे भी चीज़ें कुछ अवेलेबल है लेकिन इसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है रूल्स के अंदर और फर्दर इसको बताया जाता है कि जी आपने जो टैक्सेबल इनकम है किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आपके लिए कौन कौन सी हेड अवेलेबल है इनकम के और यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया है कि कौन कौन सी टैक्सेबल इनकम है और आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब ये है कि इसको सेकंड किया गया, एक्सप्लेन किया गया रूल्स के अंदर। यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपने इस तरीके से इस काम को ऐसे करना है। फिर आता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या होता है कि हर साल जून के अंदर बजट आता है, उस बजट के अंदर कुछ चेंजिंग की जाती हैं। वो चेंजिंग क्या होती है, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड भी हो सकती हैं, वो चेंजिंग जो है सेक्शन से रूल से रिलेटेड भी हो सकती हैं और उसके बाद ऑब्वियसली वो जो चेंजिंग्स हैं वो इनकॉर्पोरेट कर ली जाती हैं रूल्स और ऑर्डिनेंस के अंदर। तो ये हर साल जो है फाइनेंस मिनिस्टर और पार्लियामेंट इसको फाइनेंस मिनिस्टर इनको प्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करता है और हर साल ये 1 जुलाई से इफेक्टिव होता है। लेकिन पिछले 1-2 साल से कुछ मिनी बजट्स भी आ जाते हैं जो मिनी फाइनेंस एक्ट की टाइप के भी आते हैं और डिफरेंट टाइम पे उसको भी ऐड किया जाता है। अगला पॉइंट क्या आता है, इससे पहले आप अगले पॉइंट से पहले आप पहले ये स्टडी कर लेते हैं लीगल कोड। अब पाकिस्तान में 4 तरह की जो लीगल कोड्स हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले क्या आता है कि जो हम कह सकते हैं कि जो लीगल कोड्स हैं या जहां पे टैक्स पेयर अपना लीगली इशू प्रेजेंट कर सकता है, हम इसको अथॉरिटीज़ भी कह सकते हैं। अब इस इनडायरेक्टली आप ये कहेंगे जी अथॉरिटी है, क्योंकि कोर्ट के लिए हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है। तो आप ये कह सकते हैं आपके लिए 4 डिफरेंट अथॉरिटीज़ अवेलेबल हैं जहां पे आप अपना जो ऑर्डर है जो भी कमिश्नर ने पास किया हुआ है उसको चैलेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है कि जो कमिश्नर अपील है, अगर कोई पहला ऑफिसर आपका ऑर्डर पास करता है और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप जो कमिश्नर अपील है वहाँ पर उसको फाइल कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो दूसरे नंबर पे आता है जो टैक्स की ही एक कोर्ट है जिसको हम कह सकते हैं ATIR, एप्लीकेट ट्रिब्यूनल जो है। वहाँ पे आप अपना जो केस है वो फाइल करें कि जी कमिश्नर ने जो कमिश्नर अपील है उसके डिसीजन से हम सेटिस्फाइड नहीं है, लिहाजा आप हमारा जो केस है दोबारा सुने। सम टाइम आपको रिलीफ मिल जाता है, कुछ टाइम नहीं मिलता। इसके अगर आप इसके ऊपर भी आप ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है तो फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर और उसके बाद अगर हाई कोर्ट से भी आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और एट द एंड अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है तो सब के ऊपर वो बाइंडिंग होगा और सब ने उसको फॉलो करना है। तो ये था कोर्ट का छोटा सा स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं सर्कुलर लेटर और नोटिफिकेशन के ऊपर।
अब ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर हम देखते हैं नोटिफिकेशन आ गया, सर्कुलर आ गया, एसआरओ आ गया, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको देखना है। देखिए सबसे पहले आता है सर्कुलर। अब होता क्या है, हम अज्यूम करते हैं कोई भी एक अदारा है या कंपनी है, वो उसका जो एचआर डिपार्टमेंट है कोई रूल बनाता है कि आपने ट्रैवलिंग अब इस तरीके से करना है, कोई ट्रैवलिंग पॉलिसी बनाता है। उस ट्रैवलिंग पॉलिसी को वो जो रेलिवेंट सीईओ है या जो भी हायरार्की के मुताबिक उस कंपनी के अंदर मैनेजमेंट है, वहाँ से उसको साइन करवाया जाता है और उसके बाद उसको सर्कुलर कर दिया जाता है पूरी कंपनी के अंदर कि अब आप जब ट्रैवल करेंगे तो आपने इस तरीके से करना है, आपने ये पॉलिसी फॉलो करनी है। तो कंपनी के अंदर भी डिफरेंट तरह की जो इस तरह की पॉलिसीज हैं वो सर्कुलेट की जाती हैं। अब होता क्या है कि फाइनेंस एक्ट के अंदर कुछ चेंजिंग्स आई हैं जिसके पीछे कुछ रैशनल्स होते हैं कि हमने ये जो चेंज किया है उसके पीछे क्या रैशनल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको क्लियर करने के लिए जो बोर्ड है, बोर्ड क्या होता है, एफबीआर का मेंबर्स का एक बोर्ड है जो कि एक डॉक्यूमेंट साइन करता है और उसको सर्कुलेट कर दिया जाता है जो भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एफबीआर के ऑफिसेस हैं कि ये जो चीज़ हमने वहाँ पे चेंज की है उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि आपने ये काम इस तरीके से करना है। और ये जो सर्कुलर होता है ये सारे के सारा जो एफबीआर के पूरे पाकिस्तान में जितने ऑफिस हैं उन सब के लिए बाइंडिंग होता है, मतलब उन्होंने इसको फॉलो करना होता है ताकि प्रैक्टिस आपकी सेम रहे। ये तो है सर्कुलर। अब आता है दूसरे नंबर पे सर्कुलर लेटर। अब ये क्या होता है, अब एक टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर को कोई मसला है वो लिख देता है, जो भी आपका कंसर्न ऑफिसर है उसका रेलिवेंट है उसको लिख देता है कि भाई मुझे ये मसला है, तो वो जो एफबीआर की तरफ से डॉक्यूमेंट या जिस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जवाब दिया जाता है इन पर्सन, उसको हम कहते हैं सर्कुलर लेटर। अब जैसे लेट फाइलर के ऊपर मैंने ग्रुप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसके अंदर 16 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर आता है, डायरेक्शन दी जाती है डिपार्टमेंट को कि आप ये काम करें। डिपार्टमेंट उनकी बात सुनने के बाद एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से वो लेट फाइलर नहीं है। ये ग्रुप में मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं, जो प्रॉपर स्टूडेंट्स का ग्रुप है। अच्छा, वह जहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो सर्कुलर लेटर है, मतलब उसका इंडिविजुअल रिप्लाई किया गया है। अब अगले नंबर पे क्या आता है, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ एसआरओ भी आते हैं, हम ये कहते हैं जी एसआरओ आ गया, फलाना एसआरओ आ गया, वो उसके अंदर ये एक्सप्लेन किया हुआ है। नॉर्मली जो एसआरओ होता है ये इसका एक यूनिक नंबर होता है, मतलब हम ये कहते हैं एसआरओ 350 है, एसआरओ 610 है, एसआरओ तो एक नंबर के साथ हम उसको बात करते हैं, नंबर के साथ उसको स्टडी करते हैं, सर्च करते हैं। उसमें क्या होता है कि एसआरओ के अंदर बताया जाता है अगर कोई रूल्स में चेंजिंग है, अगर कोई इसके अलावा कोई एग्जम्पशंस में चेंजिंग है, और इसके अलावा और अगर कोई स्पेशल टैक्स ईयर के वाले से कोई चेंजिंग्स हैं, और इसके अलावा अगर कोई भी अदर जो इस तरह की पॉलिसी लेवल के मैटर्स होते हैं अगर उसको एक्सप्लेन करना हो तो एसआरओ के थ्रू उसकी जो अमेंडमेंट है वो शेयर कर दी जाती हैं। जैसे 350 एसआरओ आता है, उसके बाद फर्दर वो अमेंडमेंट क्या है कि जिन्होंने इंसर्ट की हैं कुछ चीज़ें ऑर्डिनेंस के अंदर, तो ये एक जो पार्लियामेंट की तरफ से एक अथॉरिटी दी जाती है जिसको हम स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर बोलते हैं, उसके थ्रू हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आता है जो कि बाद में तमाम टैक्स पेयर्स और टैक्स डिपार्टमेंट दोनों के लिए बाइंडिंग होता है। तो ये सर्कुलर और इन दोनों में ये चीज़ें ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हमने एक अंडरस्टैंडिंग ली। अब जब भी आपके पास कोई ऑर्डिनेंस की बात करे, रूल्स की बात करे, फाइनेंस एक्ट की बात करे, सर्कुलर लेटर, एसआरओ की बात करे या लीगल कोड की बात करे, तो आपके ज़हन में ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। देखिए किसी भी चीज़ को, किसी भी लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी बुक की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको उसके फंडामेंटल पता होने चाहिए कि ये बुक परफॉर्म किस तरीके से कर रही है, ये किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन है, कहाँ पे क्या चीज़ होगी तो उसका क्या मतलब है। अगर हमें वो ही नहीं क्लियर होगा तो ऑब्वियसली हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, टैक्स मैनेज कर रहे हैं, तो हमें सबको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी हमें इसकी क्विक अंडरस्टैंडिंग या रिकैप करते रहना चाहिए कि कहाँ पे डिस्कशन हुई है, उसका क्या मतलब है, ताकि हम बजाय के उसको अफेक्टिव उस तरीके से लें कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, क्यों ना हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कन्वर्ट करें कि लॉ जो कह रहा है उसके मुताबिक हम ये काम करें। तो रेलिवेंट आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।